दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉरेंस कोलबर्ग है ना, उसका नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत। जो नैतिक विकास है ना, उसकी अवस्था का सिद्धांत अपन पढ़ेंगे लॉरेंस कोलबर्ग का। और जो ये नैतिक विकास का सिद्धांत है ना, वो जीन पियाजे ने दिया था। ये जो नैतिक विकास है ना, जो नैतिक विकास का सिद्धांत ये जीन पियाजे ने दिया था, लेकिन इसकी अवस्थाओं के माध्यम से लॉरेंस कोलबर्ग ने बताया कि किन किन अवस्थाओं में नैतिक विकास होता है। तो जो जीन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत बताया वो दो पार्टों में बताया, जो अपन ने पिछले वीडियो में भी देखा था। अगर आपने नहीं देखा हो तो मेरा पिछला वीडियो जो कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, उसमें मैंने ये डिटेल्स भी दे रखी है नैतिक विकास की सिद्धांत। तो उसमें उन्होंने दो पार्ट में बताया था कि विकास नैतिक विकास कैसे होता है। एक तो था परायत्त और एक है स्वायत्त। ये दो रूपों में इन्होंने नैतिक विकास को विकास बताया है। जो एक तो था 2 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए, एक 9 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ये पूरी डिटेल्स आप मेरे पिछले वीडियो पर जाके विजिट कर सकते हैं। उसमें पूरी डिटेल्स है नैतिक विकास की अवस्था। ये अवस्था है जो लॉरेंस कोलबर्ग ने दी है। बाकी जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, मूल सिद्धांत ये तो जीन पियाजे ने दिया है। ये रही पहले की बात। अब बात करते हैं अपन जो नैतिक विकास इन्होंने दिया है ना, जीन पियाजे ने, वो नैतिक विकास की अवस्थाओं के माध्यम से वो विकास कैसे होता है, वो अपन लॉरेंस कोलबर्ग के हिसाब से देखते हैं। पहले देखते हैं लॉरेंस जो कोलबर्ग है ना, लॉरेंस कोलबर्ग वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक, और ये यूनाइटेड स्टेट यूएस के यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। और इनका जन्म 25 अक्टूबर 1927 में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 19 जनवरी 1987 में हुई थी। ये रही छोटी मोटी जानकारी लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में। और इन्होंने जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था ना जीन पियाजे ने, उसका विकास बताया अवस्था के। जो इन्होंने ये 3 अवस्थाएं बताई है वो देखेंगे अपन। वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी, उन 3 अवस्थाओं के बारे में इन्होंने नैतिक विकास को बताया कि ये अवस्थाओं के माध्यम से होती है। वो देखते हैं 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है। ये जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो तो जीन पियाजे ने दिया था। और इन्होंने जो नैतिक, इसी को आधार मानकर जो जीन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत, ये किसका था? जीन पियाजे का। और जो अब है नैतिक विकास का अवस्था सिद्धांत, ये दिया था कोलबर्ग ने। तो आज हम अवस्था के माध्यम से नैतिक विकास को जानेंगे। जिन्होंने ये जो नैतिक विकास की अवस्था बताई ना, वो कितनी थी? 3 बताई है। उसमें पहली है पूर्व परंपरागत, जिसे रूढ़िपूर्व भी कहते हैं। और दूसरी है परंपरागत, जिसे रूढ़िगत कहते हैं। और तीसरी है उत्तर परंपरागत, जिसे रूढ़ि के बाद। ये 3 प्रकार बताए हैं, यानी ये 3 अवस्थाएं बताई हैं किसकी? नैतिक विकास की। जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया वो ध्यान रखना जीन पियाजे ने दिया था। और ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है।
और जो ये नैतिक विकास का सिद्धांत, ये अवस्थाओं के माध्यम से, ध्यान रखना, नैतिक विकास का सीधा पूछे सिद्धांत किसने दिया था, वो जीन पियाजे ने। और जो नैतिक विकास का सिद्धांत है ना, अवस्था के माध्यम से दिया है ना, वो दिया है कोहलबर्ग ने। तो इन्होंने 3 अवस्था बताई है, पूर्व परंपरागत जिसे रूढ़िपूर्व भी कहते हैं, परंपरागत जिसे रूढ़िगत भी कहते हैं, और उत्तर परंपरागत यानी रूढ़ी के बाद, यानी ये 3 अवस्थाएं बताई जिनके माध्यम से आप जानेंगे कि इसको आधार मानकर कोहलबर्ग ने अलग सिद्धांत क्यों दिया है। वो जो नैतिक विकास मानते हैं वो 3 अवस्थाओं में मानते हैं, उन 3 अवस्थाओं में डाल के इनको डिटेल से इन्होंने बताया है। तो अपन देखते हैं पहला, पूर्व परंपरागत। जो पूर्व परंपरागत है, पहले इसके बारे में अपन जान लेते हैं। इसमें इन्होंने बताया है जो पूर्व परंपरागत है ना, जो पहला रूढ़िपूर्व है, ये इनकी एज बताई है इन्होंने 4 से 10 वर्ष। ये 4 से 10 वर्ष इन्होंने इस जो पहली अवस्था है उसकी एज बताई है। और जो इसमें इन्होंने जो 3 अवस्थाएं बताई है ना, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, उन तीनों को 2-2 पार्टों में यानी 2-2 चरणों में उसकी व्याख्या की है। जिसमें पहला है दंड व आज्ञा पालना। अभिमुखता, ये कौन सा है, पहला, क्योंकि ये जो इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं, उन तीनों अवस्थाओं को 2-2 चरणों में बांटा है। उसके बाद है दूसरा, आत्म अभिरुचि व प्रतिफल अभिमुखता, ये दूसरा चरण है। यानी जो हर एक अवस्था है ना, ये अवस्था है पहली, और इनके 2-2 चरण है। कितने, 2 चरण, जो ये पहला है और ये दूसरा है। अब जो पहला दंड व आज्ञा पालन का बताया ना उन्होंने, इनमें ये बताया बच्चे में जो बालक होता है ना, बात की गई है 4 से 10 वर्ष के बालक की। तो इन्होंने में जो दंड और आज्ञा पालन की अभिमुखता का चरण बताया ना पहला, इसमें बताया है कि जो बच्चों में जो आज्ञा पालन का भाव होता है ना, वो किस पर निर्भर करता है, दंड पर। यानी जो बच्चे होते हैं ना, वो दंड के माध्यम से आज्ञा पालन, यानी उनमें नैतिकता का विकास तो होता है, उनमें नैतिकता तो आती है, लेकिन नैतिकता किसकी वजह से आती है, दंड के कारण। बच्चे को दंड के माध्यम से आज्ञा पालन का भाव सिखाया जाता है। जो आज्ञा पालन है ना, वो नैतिकता में आती है। तो इन्होंने ये बताया कि जो आज्ञा पालन का भाव आता है ना बच्चे में, यानी जो नैतिकता के भाव आते हैं, वो दंड के माध्यम, यानी बच्चा डर के माध्यम से सीखता है, लेकिन इसमें जो सीखने की जो प्रक्रिया चलती है ना, वो दंड के माध्यम से चलती है। वैसे ही अब दूसरा देखते हैं, दूसरा आत्म अभिरुचि व प्रतिफल अभिमुखता। इसमें बालक का जो व्यवहार है ना, बालक का व्यवहार वो खुल के सामने आ रहा है। मतलब इसमें सीधी सी बात है, आत्म अभिरुचि, यानी जो बच्चे की रुचि होती है ना, ध्यान रखना, ध्यान देना इस बात पे, जो बच्चे की रुचि होती है ना, वो रुचि आत्म होती है, यानी उसकी खुद की रुचि होगी ना, तो सीधी सी बात है उसका प्रतिफल अच्छा होगा। यानी बच्चे के मन में अगर उसके भाव रहेगा कि मेरे को इस कार्य में रुचि है, वो कार्य करना चाहिए, तो कार्य अच्छा ही होता है। यानी उसमें व्यवहार में ये आ जाता है, उसमें नैतिकता, लेकिन वो खुद की होती है। इसमें क्या है कि दंडे के माध्यम से, यानी दंड के माध्यम से आज्ञा पालन यानी नैतिकता पढ़ाई जाती है। लेकिन इसमें आत्म अभिरुचि, यानी उसको रुचि होने लग जाती है खुद में, और खुद में जब रुचि होने जाती है, अपने खुद के मन से जो कार्य करता है वो अच्छा होता है, उसका प्रतिफल अच्छा होता है। ये इन्होंने बताया। जो पहली अवस्था है ना 4 से 10 वर्ष के बालकों के लिए, वो 2 चरणों में बताया, तो दोनों चरणों को अपन ने जाना। यानी इसमें जो व्यवहार आ जाता है ना पहला, वो पहला तो है इसमें आज्ञा पालन, किसके माध्यम से, दंडे के माध्यम, यानी दंड के माध्यम से बच्चे को नैतिकता सिखाई जाती है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है उस टाइम। उसके बाद में आत्मा अभिरुचि, यानी बच्चे की खुद की रुचि होने लग जाती है अपने मन में, उसके बाद उसका प्रतिफल अच्छा ही होता है। अब देखते हैं अपन दूसरा कौन सा था अपना,
परंपरागत। दूसरा देखते हैं, ये कौन सी अवस्था है, ध्यान रखना। ये इन्होंने जो 3 अवस्थाएं बताई थी, ये उनमें से दूसरी है जो परंपरागत। परंपरागत अवस्था है जिसे रूढ़िगत भी कहते हैं। अब इसमें सीधी सी बात है, इनमें जो 3 अवस्थाएं बताई ना, उन तीनों अवस्थाओं को 2-2 चरणों में विभाजित किया है। तो इसके भी कितने चरण हैं? 2। तो इसमें पहला है अधिकार संरक्षण अभिमुखता, ये दूसरा है। जो दूसरा अवस्था है इसकी, उसमें जो पहला चरण है दूसरी अवस्था की परंपरागत की, वो पहला है। अब देखते हैं दूसरा, अच्छा लड़का या लड़की। अरे हाँ, ये जो दूसरी अवस्था है ना, वो 10 से 13 वर्ष की है। जो पहली अवस्था थी वो थी 4 से 10 की, ये है 10 से 13 वर्ष। यानी जो दूसरी अवस्था बताई है उन्हें 10 से 13 वर्ष के बच्चों के बीच की बताई है, जो परंपरागत हुए, उसे रूढ़िगत भी कहते हैं। जिसमें पहला है अधिकार संरक्षण अभिमुखता और दूसरा है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। तो अपन देखते हैं पहला, अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इसमें बच्चे क्या है कि जागरूक हो जाते हैं, यानी इसमें सीधी सी बात है, अधिकार आ जाता है बच्चे को। एक अधिकार हो जाता है कि मतलब उसमें नियम जानने लग जाता है बच्चा कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या अच्छा लगता है, समाज के लिए उपयोगी क्या है, बाकी जो बाहरी है ना, जो बाहरी वातावरण है, सामाजिक परिवेश, उसमें क्या अच्छा हो सकता है ना। तो उनसे संबंधित नियम वो जान लेता है और उसमें उसका अधिकार भी होता है। अधिकार होता है कि मतलब संरक्षण के लिए, यानी कि अपनी जैसे कोई बात है तो उस बात में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। बुराई है तो उन बुराइयों को हटाया कैसे जा सकता है, अच्छाई है तो अच्छाई को किस अनुसार लागू किया जा सकता है। ये उसमें दिमाग में नैतिकता आ जाती है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, समाज के लिए क्या अच्छा है, परिवार के लिए क्या अच्छा है। वो इसमें अपने अधिकार रखने लग जाता है, उसमें नियमबद्ध हो जाता है। उसके बाद देखते हैं अपन दूसरा, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की। इसमें है ना, जो अच्छा लड़का और जो अच्छी लड़की बताए ना, उसमें ये होता है कि जो उसमें सम्मान पाने की भावना हो जाती है। यानी एक लड़का होता है ना और एक लड़की होती है, तो ये लड़की चाहती है कि मैं इन सब में, मतलब जो समाज है, सामाजिक परिवेश है, उसमें अच्छा सम्मान पाऊं। वैसे ही एक अच्छा लड़का ना, वो भी ये चाहता है कि मैं इस सामाजिक परिवेश, जो अपना विद्यालय है, परिवार है, या कहीं पे भी मैं अच्छा सम्मान पाऊं, ये उसकी इच्छाएं रहती है। इसलिए वो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की तब बनता है, तब उसमें नैतिकता होती है। और ये जो परंपरागत नैतिकता बताई है ना, वो है 10 से 13 वर्ष के बालकों के बीच। तो इसमें सीधी सी बात है, अच्छा लड़का अच्छा लड़की में ये जो इनका दूसरा चरण है, उसमें ये बताया कि इनमें आपस में सम्मान पाने की इच्छा होती है। मतलब इनमें ये होता है कि मैं गलत ना हूं, और गलत नहीं होने का मतलब है उसमें नैतिकता का विकास हो चुका है। तो ये इन्होंने दूसरे चरण में बताया कि इनमें सम्मान पाने की इच्छा होती है। अब देखते हैं अपन तीसरा, जो इनकी ये 2 अवस्थाएं हैं। पहली है 4 से 10 वर्ष के लिए और दूसरी है 10 से 13 वर्ष के लिए। अब देखते हैं अपन तीसरी जो अवस्था है, ये तीसरी अवस्था है, ध्यान रखना, ये है उत्तर परंपरागत, या फिर इसे कह देते हैं रूढ़ी के बाद। इससे तो आप मतलब समझ ही रहे हो, परंपरागत होता है मतलब पूर्व से चली आ रही, मतलब रूढ़िवादी, जिसे अपन कहते हैं ना रूढ़िवादिता, वैसे तो ये पूर्व से चली आने वाली बातें हैं, उनके बारे में इन्होंने 3 अवस्थाएं बनाई है।
तो अपन देखते हैं अब इसके भी, जैसे मैंने बाकी दो के बताए पूर्व परंपरागत परंपरागत, वैसे ही उत्तर परंपरागत, इसके भी दो चरण है। तो देखते हैं पहला चरण सामाजिक अनुबंध। अभिमुखता, ये है पहला, जो कि तीसरी अवस्था है उसका पहला चरण है। और दूसरा है सार्वभौमिक सार्वभौमिक नैतिक अभिमुखता, ये दूसरा चरण है। तो अपन देख लेते हैं पहला, जो कि सामाजिक अनुबंध अभिमुखता है। इसमें बच्चा अपने मन के भाव प्रकट करता है। और ये है जो ये उत्तर परंपरागत रूढ़ी है, ये है रूढ़ी के बाद की जो अवस्था है, ये 13 वर्ष के बाद, यानी जो पहली अवस्था थी वो 4 से 10 थी, दूसरी थी 10 से 13 वर्ष, और ये तीसरी अवस्था है जो कि 13 वर्ष के बाद की अवस्था है। इसमें बच्चा पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। तो इसमें जो सामाजिक अनुबंध है, इससे मतलब है कि बच्चा समाज के प्रति बंधित हो जाता है, यानी वो करता अपने मन की, उसको जो अच्छा लगता है ना, क्योंकि इतना नैतिक विकास उन दो चरणों में, मतलब जो दो अवस्थाएं उनमें इतना हो जाता है कि 13 वर्ष के बाद वो अपने खुद के डिसीजन लेने लग जाता है, यानी सारे नियमों को वो जानने लग जाता है। और समाज के लेकर जो कुछ उसको अच्छा लगता है, यानी स्वयं के भाव, जो उसके स्वयं के भाव होते हैं ना, वो उन्हीं को प्रकट करता है। यानी जैसे अभी मैं बताऊं आपको कि जैसे एक भूखा है, भिखारी है, उसको भूख लग रही है और वहां पास में कोई शॉप है, यानी कोई दुकान है, और उस भिखारी को इतनी भूख लग रही है कि अगर उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो वो कुछ समय बाद उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस बात को जो 13 वर्ष के बाद का जो उत्तर परंपरागत का जो बच्चा है ना, 13 वर्ष के बाद का बच्चा, उसमें नैतिकता का इतना विकास तो हो ही जाता है कि वो अपने स्वयं के विचार रखता है वहां पे, और उसमें इतनी नैतिकता आने के बाद वो सोचता है, और जैसे मैंने बताया उसमें खुद का विचार रखता है, खुद के मन से सोच के, और समाज के प्रति जो उसका कार्य है वो उसको करता है अपने मन से। तो उसको जो शॉप वाला देखता है, शॉप वाले को देखता है, तब उसको लगता है कि ये अगर इसको खाना नहीं मिला भिखारी को तो ये मर जाएगा। तो उसने वहां से, जो शॉप थी वहां से कुछ खाने का सामान था वो उठाया, क्योंकि उसके पास खुद के पास पैसे नहीं, लेकिन उसकी नैतिकता थी कि अगर किसी की जान बच जाए तो अच्छा ही है। तो उसने वहां से चोरी करके उसको भिखारी को दे दी, भिखारी उसको खाया। तब उसने ये सोचा, हालांकि जो उसने चोरी की थी ना, वो आप भी जानते हो अच्छी बात नहीं, गलत बात है चोरी करना, क्योंकि ये भी नैतिकता के विरुद्ध है। लेकिन उसने क्या की मौलिकता आ जाती है उसमें, नैतिकता इतनी रहती है कि वो जो अच्छा लगता है उसको पता है ये भी गलत है, और भूखा अगर भूख से मर जाए तो वो भी गलत है। तो जो सबसे ज्यादा गलत है वो नहीं होना चाहिए, जो ज्यादा गलत है वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उसने भिखारी को बचाना सही समझा, हालांकि गलत ये भी था, लेकिन वो ये समझा क्योंकि उसकी नैतिकता ने ये बताया उसको, उसके स्वयं के ये भाव थे कि मेरे को भिखारी को बचाना चाहिए, एक चोरी करने से क्या होगा अगर वो बच जाएगा था। तो उसने ये कार्य की, क्योंकि उसमें स्वयं के भाव होते हैं, उसके स्वयं के भाव होते हैं ना, उसी पे वो कार्य करता है। तो यह सामाजिक, यानी जो समाज में समाज के प्रति उसकी जो जिम्मेदारियां उसको पूरा किया किसने, इस बालक ने, और उसमें अनुबंध बंधा हुआ था समाज से, तो उसने ये कार्य किया। हालांकि चोरी भी गलत काम था, लेकिन उसने किया क्योंकि उसके भाव ये कह रहे थे, उसकी नैतिकता ये कह रही थी कि मेरे को ये करना चाहिए, उससे बढ़िया ये अच्छा होगा, शायद वो कम अच्छा हो। तो ये उसने किया। उसके बाद है सार्वभौमिक नैतिक अभिमुखता। जो अभिमुखता है सार्वभौमिक नैतिकता की, वो अपन देखते हैं। इसमें अग्रसर की तरफ बच्चे का ध्यान जाता है, यानी जो जैसे इसमें जो निर्धारण किया है ना उम्र का, वो 13 वर्ष के बाद की उम्र का है, यानी 13 वर्ष के बाद, यानी लंबा। तो उसके बाद की जो अवस्था है ना, उसमें ये बताता है कि बच्चा है ना अंतःकरण की तरफ अग्रसर होता है, मतलब उसके खुद के जो भाव है ना वो तो नैतिकता से क्या है, पूर्ण है,
ठीक है, लेकिन जो बच्चा है ना, जो दूसरा बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके भावों को समझना, यानी उसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि जो दो अवस्था है उसके बाद ये तीसरी अवस्था है, इसमें उसमें नैतिकता का इतना विकास हो जाता है कि वह अंतःकरण करता है, मतलब अपने खुद के भावों को इसके जो दूसरा बच्चा है उसके भावों से जोड़ लेता है, यानी उसके मन में क्या चल रहा होगा इस बात को लेके वो समझ लेता है, अपना आत्मसात कर लेता है इसके विचारों को। और ये इसके विचारों को आत्मसात करने की जो क्षमता है, ये विकास है, वो नैतिकता से आई है। तो नैतिकता का विकास पूर्ण रूप से इस वर्ष जो उत्तर परंपरागत जो रूढ़ी के बाद की अवस्था है, 13 वर्ष के बाद की, उसमें इस बात को वो समझने लग जाता है अच्छे से। तो अंतःकरण का आविष्कार होता है, यानी मतलब अंतःकरण की ओर ये अग्रसर होता है। तो ये बात ध्यान रखना, ये सार्वभौमिक नैतिक अभिमुखता है, इसमें ये अंतःकरण की ओर अभिमुख होता है, यानी उसकी तरफ बढ़ता है, और दूसरे बच्चा है उसके विचारों को वो समझने लग जाता है, और अपने अंतःकरण में बसा के उसमें जो ये मौलिकता का जो विकास होता है, दूसरे के भावों को समझना और इसमें सामाजिकता को समझना, यानी वो भिखारी को देखते उसने समझ लिया था कि चोरी करना थोड़ा सही रहेगा अगर ये बच जाता है तो उसने वो अच्छा लगा, क्योंकि उसके मन के भाव ये कह रहे थे समाज के प्रति कि मेरे भी कुछ कार्य हैं, मेरे को ये करना चाहिए, तो उसने वो किया। तो जो अपने भावों को करता है वो सामाजिक अनुबंध अभिमुखता है, और सार्वभौमिक यानी सभी को समझना, यानी दूसरे बच्चे के भी भावों को अपने अंतःकरण में डालना, वो है सार्वभौमिक नैतिक अभिमुक्ति। तो अपन ने जो 3 अवस्थाएं थी उनके 2-2 चरणों के माध्यम से अपने नैतिक विकास की अवस्था के माध्यम से, जो पहली थी 4 से 10, दूसरी 10 से 13, तीसरी 13 से 12, ये अवस्था का सिद्धांत पढ़ा, जो कि नैतिक विकास का सिद्धांत था जीन पियाजे का। और जो नैतिक विकास का अवस्था के द्वारा, ध्यान रखना, अवस्था के माध्यम से जो सिद्धांत है वो है लोरेंस कोलबर्ग के, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। तो आज के लिए इतना ही। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।